हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक चैप्टर 8 ले रहे हैं, दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ठीक है, सबसे पहले तो इस पे हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो कहाँ होता है। तो इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं किसको है, जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, बराबर हो जाए। सही है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होता है, जहाँ एडी और एएस क्या हो, बराबर हो। अच्छा, एडी का मतलब क्या है वो हमें पता है, एडी का मतलब है सी प्लस आई, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है वो भी हमें पता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। सही है, तो इसको अपन चार्ट की हेल्प से देखते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ये कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, पहला और दूसरा। पहला तरीका है जहां एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाए एग्रीगेट सप्लाई के, और दूसरा जहां सप्लाई और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए। वैसे ये एक ही बात है, क्योंकि देखो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, सी प्लस एस। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन से कंजम्पशन यदि काट दिया जाए तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होता है, और यही बात हमने यहां लिखी है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग एक ही बात होती है। तो यही जो बात है वो इन शुरुआती जो पैराग्राफ है उसमें सब में यही लिखी है, देखो एंड में एस प्लस आई है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू केन्स देयर आर टू अप्रोचेस फॉर डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम को नापने के दो तरीके हो सकते हैं, एक एडीएएस अप्रोच यानी एडी इक्वल्स टू एएस, और एक सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। तो ये टू अप्रोचेस, ये रही एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और एक सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सही है, ये जो पूरी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, ये अजम्पशंस हैं जो कि लिए गए हैं। तो अजम्पशन बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो इसको जो स्टडी किया जा रहा है वो दो सेक्टर मॉडल पे ही है। दो सेक्टर कौन कौन से, हाउस होल्ड और फर्म। इसका मतलब गवर्नमेंट नहीं है और फॉरेन सेक्टर भी इसमें नहीं है, केवल दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह भी मान लिया गया है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो ऑटोनोमस है, यानी आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, इट इज मस्ट। अच्छा, प्राइस लेवल जो है वो कांस्टेंट है, यानी प्राइसेस जो है ना वो चेंज नहीं होंगी, कांस्टेंट जो प्राइसेस हैं वो आपकी हैं। और इसके अलावा ये एक शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है। इसके ये चार अजम्पशन जो हैं वो आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि इनकम डिटरमिनेशन करते वक्त कौन कौन से चार अजम्पशन लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, जो पहली अप्रोच है उसे देख रहे हैं। अब यह हम जानते हैं कि केनेसियन थ्योरी में क्या कहा गया था कि द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड वेयर एग्रीगेट डिमांड, जो कि सी प्लस आई होता है, वो इक्वल हो जाए एग्रीगेट सप्लाई के। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड में क्या आता है, सी प्लस आई। सी का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और आई का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, इसको सी और आई कहते हैं। अच्छा, कंजम्पशन इट वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ इनकम। यदि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और यदि इनकम कम होगी तो खर्चा भी कम हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट इट इज एज्यूम टू बी, इसको एज्यूम किया गया कि ये इंडिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम से, यानी ये इनकम से अनअफेक्टेड है, क्योंकि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है माना गया है। सही है। और एग्रीगेट सप्लाई के लिए भी अपन को क्या कहा गया, एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये नेशनल इनकम के बराबर होती है, ये 45 डिग्री लाइन पे चलती है। और सिंस द इनकम रिसीव्ड इज ईदर कंज्यूम्ड या सेव्ड, इसीलिए कंजम्पशन प्लस सेविंग आपका एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। सही है। तो देखिए एक शेड्यूल से इसको अपन समझते हैं। ये आपका एम्प्लॉयमेंट है, पहले 0 था, 10-10 बढ़ रहा है, देखिए। इनकम थी 100-100 बढ़ रही है। कंजम्पशन 40 था, 0 लेवल पे भी, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। उसके बाद ये 80-80 बढ़ रहा है। अच्छा, इनकम में से कंजम्पशन को लेस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा, तो 0 minus 40 that is minus 40, 100 minus 120 that is minus 120, 200 minus 200 that is 0, सेविंग आ गई। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है तो वो तो 40 चल ही रहा है आपका। अब एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलेगी, सी प्लस आई, तो ये रहा सी और ये रहा आई, 40 एंड 40 80। एग्रीगेट सप्लाई होता है सी प्लस एस, तो कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो 40 minus 40 that is 0, 120 minus 20 that is 100, 200 plus 0 that is 200,
तो ये आपका एग्रीगेट सप्लाई आ गया। अब सब चीजें आ चुकी है। इन सभी लेवल पे आप देखो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। ये देखो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। तो यहाँ हो गया एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है, तो इस कंडीशन में ये एक्सेस डिमांड का केस कहलाएगा। इन दोनों केसेस में आप देखिए सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो ये आपका डेफिशिएंट जो डिमांड है वो कहलाएगा, या एक्सेस सप्लाई का केस भी इसे कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल आपका जो है वो यहाँ है। कैसे? जहां एग्रीगेट डिमांड, आपका एग्रीगेट डिमांड था ये और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो, पहली अप्रोच, और या जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो, वो दोनों एक ही लेवल पर होते हैं, वही आपका इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो कहलाता है। सही है। इसको अपन एक डायग्राम की हेल्प से जो है वो समझते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में ये आपका O है, ये आपका X है, ये आपका Y है, यहाँ आप इनकम मान लो, आउटपुट मान लो, एम्प्लॉयमेंट मान लो, कुछ भी मान लो, और ये एग्रीगेट डिमांड है। ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व जा रहा है और ये एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री पे ये आपका ये भी जा रहा है। यहाँ इन्होंने इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम जहाँ AD और AS इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ AD और AS के हैं बराबर है, तो ये आप यहाँ जोड़ दीजिए, ये आपका कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये है वो इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल। सही है। तो इस वाले डायग्राम को हम इस वाले शेड्यूल से जो है थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो, देखो ये एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो ये वाला जो एरिया है वो ये वाली सिचुएशन है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। और ये वाला जो एरिया है वो ये है, जहां एग्रीगेट डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, वो ये वाला केस है। और इक्विलिब्रियम का लेवल है ये जो सर्किल का रखे मैंने, ये सब इक्विलिब्रियम के लेवल है। सही है, ये इक्विलिब्रियम है। तो जहां इक्विलिब्रियम होता है, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है, या सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इसी को इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड यानी ये पूरी हो सकती है, यहां आके भाई डिमांड से कितनी भी हो, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये वो इफेक्टिव डिमांड है जो पूरी की जा सकती है। डिमांड तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन सप्लाई भी तो होनी चाहिए। तो ये इक्विलिब्रियम डिमांड आपकी इफेक्टिव डिमांड कहलाती है, जिसको कि पूरा किया जा सकता है। याद कर लो, वो डिमांड जिसको पूरा किया जा सकता है, जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? इफेक्टिव डिमांड। ये लिखा हुआ इफेक्टिव डिमांड। इट इज ए सिचुएशन, effective demand refers to that level of aggregate demand which become effective because it is equal to aggregate supply। सही है। अब यहां दो केस आएंगे। क्या केस हैं? पहला, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, तब मार्केट की क्या कंडीशन होती है, और जब एग्रीगेट डिमांड कम हो एग्रीगेट सप्लाई से, तब मार्केट की क्या कंडीशन होती है। इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो अपन को समझना पड़ेगा। पहले मैं सिचुएशन ले रहा हूं जहां एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। देखो ये आपकी एक फैक्ट्री है जो कि माल का प्रोडक्शन करती है, वो कुछ तो अपने पास स्टॉक में रख देती है और कुछ जो है वो मार्केट में क्या करती है? सप्लाई कर देती है। मार्केट में क्या कर देती है? सप्लाई कर देती है। लेकिन ये एग्रीगेट डिमांड यहाँ क्या ज्यादा है सप्लाई से, सप्लाई जितनी कर रही है उससे ज्यादा है, तो मार्केट जो है उसमें डिमांड ज्यादा है। तो अब फैक्ट्री क्या करेगी? क्या डिमांड ज्यादा हो रही है कि लोग तो ज्यादा सामान मांग रहे हैं, हमने तो कम दिया है, तो वो क्या करती है? तो अपने स्टॉक से भी सामान को क्या कर देती है? मार्केट में रिलीज कर देती है। ठीक है। तो अब डिमांड अभी भी हो रही है, डिमांड अभी भी ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा है और स्टॉक तो आपने खाली कर दिया, या स्टॉक में माल कम होता जा रहा है, तो अब फैक्ट्री को चिंता होगी कि अपना स्टॉक तो कम होता जा रहा है, हमें तो स्टॉक मेंटेन भी तो करना है। दैट्स व्हाई वो क्या करेगी? अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का सोचेगी कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए। प्रोडक्शन अपने आप थोड़ा ना बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन के लिए आपको ज्यादा मजदूर रखने पड़ेंगे। ज्यादा मजदूर रखोगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। सही है। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। सही है। तो कंक्लूजन ये निकला कि मार्केट की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए फैक्ट्री सबसे पहले स्टॉक से माल रिलीज करती है, और अब उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए उसे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा है, इसीलिए उसको नए मजदूर रखने पड़ेंगे। इससे एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है। तो कोरिलेट हो गया, जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तब एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा। और इसकी रिवर्स कंडीशन में उल्टा हो जाता है, मार्केट में डिमांड कम है, लोग सामान खरीद ही नहीं रहे, आप सप्लाई कर रहे हो। अब डिमांड है ही नहीं, आप सप्लाई कर रहे हो, तो ये माल तो बिकेगा ही नहीं।
ये माल बिकेगा ही नहीं। जब ये माल नहीं बिकेगा तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। आपका स्टॉक बढ़ जाएगा तो ज्यादा स्टॉक है तो आप करोगे क्या? आप अपना प्रोडक्शन क्या करोगे? कम करोगे। जब आप प्रोडक्शन कम कर दोगे तो मजदूरों को निकालोगे तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डिमांड जब लेस होती है, डेफिशिएंट डिमांड होती है, तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वो जस्ट इसकी रिवर्स कंडीशन है। यहाँ आपको एग्रीगेट डिमांड जब आपकी ज्यादा है तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब ये कम होगी तो प्रोडक्शन कम करना है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही सारी जो बात है इन दोनों पैराग्राफ के अंदर लिखी है। तो क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, और हम इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाहते हैं, फर्म वुड रिजॉर्ट टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट अंटिल द इकोनॉमी इज बैक टू आउटपुट लेवल ऑफ ओवाई। यानी इकोनॉमी को उस लेवल पे लाने के लिए जो फर्म है वो प्रोडक्शन क्या करेगी? बढ़ाएगी। और एग्रीगेट डिमांड कम हो तो प्रोडक्शन को क्या करेगी? कम करेगी। सीधा सा सेंटेंस है, सही है। इसलिए यहां लिखा है डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड आउटपुट। तो ये आपकी हो गई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की अप्रोच। अब अपन सेकंड अप्रोच पे आते हैं, और ये सेकंड अप्रोच है आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, SI अप्रोच इसको बोलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों? देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।